प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय उपस्थित हूँ आपकी अगली वीडियो उपसर्ग और प्रत्यय लेकर। उम्मीद है आपने पिछली दोनों वीडियो देख ली होंगी और बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। देखिए, हमने शब्द भेद नाम के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शब्द अलग अलग स्रोत से कैसे कैसे और किस किस तरीके से बनाए जाते हैं। उसी में शब्दों की 3 प्रकार के शब्द हमने रचना और बनावट के आधार पर पढ़े थे: रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। और यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से की जाती है, ये भी हमने वहीं पढ़ा था: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो उपसर्ग और प्रत्यय हम यहाँ पढ़ेंगे, समास अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल क्लास इस वजह से नहीं हो पाई थी, मैं शाम के समय कहीं चला गया था, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। 6 माह की रणनीति क्या होगी, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप सभी लोग देख लें और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार कर लें, अपना टाइम टेबल बना लें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उस स्ट्रेटजी से चलने के बाद में अगले 2 या 3 महीने में ही आपका सारा सिलेबस, पूरा कोर्स आपका रिवाइज हो जाएगा और जिनका पूरा नहीं हुआ था उनका पूरा हो जाएगा। दूसरा, आपकी टाइमिंग, जिन बच्चों की टाइमिंग पेपर में कम पड़ गई थी, वो टाइमिंग भी मैनेज हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें हफ्ते में 2 दिन मॉक टेस्ट के लिए भी आपको बोला है। मॉक टेस्ट के नंबर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ पे आप अपने शेयर कर सकते हैं। जहाँ आपके नंबर नहीं बढ़ रहे उसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और हाँ, उस रणनीति से यदि आप चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, और मेरी उम्मीद ये है कि हर बच्चा जो मुझसे जुड़ेगा वो लगभग 115 से 120 प्लस क्वेश्चन करके अब की बार एग्जाम में आएगा। ये कम से कम है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उपसर्ग और प्रत्यय। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से मैंने आपको बताई: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश, यानी जो छोटे छोटे शब्द किसी शब्द के शुरू में जुड़ करके एक नया शब्द बना दे या उसके अर्थ में कोई विशेषता लेकर आ जाए, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है: उप यानी समीप, सर्ग यानी रचना। ठीक, अर्थात शब्द के करीब आकर के, शब्द के समीप आकर के नए शब्द की रचना करना। जैसे प्र जोड़ दिया हार में, जबकि हार का अर्थ क्या होता है? या तो माला हो या पराजय हो, लेकिन प्रहार प्र जैसे ही जुड़ा तो प्रहार का मतलब हो गया आक्रमण करना। संहार, हार में ही सम जोड़ दिया, संहार हो गया, तो संहार का अर्थ क्या हो गया? विनाश करना या किसी को मार देना। ठीक है, संहार कर देना। प्रतिदिन, ठीक, प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिया दिन में तो पता चल गया कि प्रतिदिन की बात है। तो ये किससे बना? उपसर्ग से बना। ठीक, उपसर्ग की संख्या हर भाषा में, हर भाषा की व्याकरण में अलग अलग है। अलग अलग व्याकरण से अलग अलग उपसर्ग हमने ग्रहण करे। तो संस्कृत के जो उपसर्ग है उनकी संख्या है 22। इनकी संख्या से भी प्रश्न बनता है कि कितनी संख्या है? 22 है। और जो उपसर्ग है उनके अर्थ से भी प्रश्न बनता है, उनके अर्थ से। ठीक है, तो हम देखिए, प्र शब्द का अर्थ है अधिक या आगे। जैसे प्रख्यात या प्रबल। प्रख्यात ज्यादा प्रसिद्ध हो जाना, और प्रबल किसी अन्य से अधिक बलशाली होना। परा उल्टा या पीछे। ठीक है, जैसे पराजय,
विजय का उल्टा या जय का उल्टा यानी जीत का उल्टा क्या है? पराजय। अप, अप का अर्थ है बुरा, अभाव या हीन। जैसा अपयश, बुरा यश जिसे कुख्यात कहते हैं। अपकीर्ति, ये भी जिसकी कीर्ति बुरी हो। ठीक है, जो अच्छे काम से तो प्रसिद्ध ना हो पर बुरे काम से प्रसिद्ध हो तो उसे अपयश या अपकीर्ति। अनु, अनु शब्द किसी के पीछे या समान का उच्चारण मिलता है यहाँ से। जैसे अनुकरण, किसी का अनुकरण करना, किसी की हिरस करना, किसी को अपना आदर्श मान कर उसका अनुकरण करना। अनुसार, अनुगमन। अव, अव यानी हीन या नीचे। जैसा अवगुण, गुणहीन। निस, आदस है ये, निस। निस का अर्थ है रहित या विपरीत या पूरा। रहित यानी के बिना। जैसे निश्चल, निश्चल मतलब जिसके अंदर छल ना हो। निस्तार, ठीक है। निर, निर का अर्थ भी निषेध या रहित या बिना या बाहर होगा। जैसे निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा। जैसे ईश्वर के स्वरूप को कबीरदास जी ने निराकार माना था। ठीक है। निरपराध, कि इसका कोई अपराध नहीं है, ये निरपराध है। ठीक है। दुस, बुरे के बारे में दुस कहा जाएगा या किसी काम, कठिनाई के बारे में कहा जाएगा। जैसे दुष्चरित्र, चरित्रहीन व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? दुष्चरित्र कहा जाएगा। दुष्कर, कोई कार्य जो बड़ी जटिलता से होगा, बहुत कठिन हो, उसे दुष्कर कहा जाएगा। अब 10वां, दुर, दुर यानी बुरा या कठिन। जैसे दुर्जन, यानी बुरा आदमी को दुर्जन कहा जाए। डाकू को दुर्जन कहते हैं, चोर को दुर्जन कहते हैं। कोई व्यक्ति बहुत हराम है, कोई व्यक्ति बहुत बेकार है, जिसकी संगत अच्छी नहीं है, तो उसे दुर्जन। दुर्गम, जैसे दुर्गम पथ, ठीक है, कठिन पथ है। जैसे आपके दर्शन तो बड़े दुर्गम हो गए आजकल, कि दर्शन बड़े कठिनाई से मिला। आ या आंग, तो इसका अर्थ होता है त या समेत। जैसे आजीवन, यानी संपूर्ण जीवन तक या जीवन खत्म होने तक। जैसे आजीवन कारावास दी जाती है। वी, वी अर्थात विशेष या किसी चीज का अभाव या कोई चीज भिन्न। ठीक है। जैसे विज्ञान, विज्ञान में वी का अर्थ है विशेष, विशेष ज्ञान। और विदेश, विदेश में वी का अर्थ है दूसरा देश यानी कोई भिन्न देश। नी, नी का अर्थ है रहित या विशेष या अधिकता या नीचे। जैसे निष्काम, काम रहित। निषेध, कि इस कार्य को मत कीजिए, रहित। निपात, ठीक है। अधि, अधि यानी प्रधान, ऊपर या श्रेष्ठ। अधिपति, अधिनायक। अति, अति का अर्थ भी अधिक और ऊपर। अत्यधिक, बहुत ज्यादा। अत्यंत, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, जहां बढ़ा चढ़ा के ही कहा जा किसी के बारे में, तो वो अतिशयोक्ति। अति का अर्थ समझ गए आप। सु, सु का अर्थ भी अधिक या श्रेष्ठ या फिर अच्छा। जैसे सुविचार। सुपुत्र, तो यहां श्रेष्ठ और अच्छा। अभी, अभी यानी पास या इच्छा या सामने या चारों ओर। जैसे अभिमुख, मेरे सामने, मुख के सामने। अभिनय करना। उत, उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ या ऊपर। जैसे उत्कर्ष, बहुत अच्छा प्रदर्शन। उद, उद का भी ऊपर या उत्कर्ष। जैसे उद्गम या उद्भव। ठीक। प्रति, सामने, अनेक, उल्टा, हर एक। परि, परि का अर्थ है चारों ओर या पूर्ण या आसपास। पर्यावरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ।
पर्यावरण की परिभाषा हम सभी ने पढ़ रखी है छठी क्लास में, पांचवी छठी चौथी बहुत साल तक, और आज भी पढ़ते हैं इसे स्टैटिक जीएस में, इकोनॉमी में, वो सॉरी इकोनॉमी कह रहा, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। तो उप, उप यानी निकट, गौण या सदर्श, मतलब जैसे उप मंत्री, मंत्री के सदस्य या छोटा मंत्री या मंत्री के समकक्ष, ठीक है। अब देखिए हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 13 है। अ, अधः, ऊन, औ, दू, नी, बिन, भर, कु, सु। अब देखिए सु, नी, इसमें मैंने जो ये कर रखे, बाकी के 3 जो है वो ये हैं जो संस्कृत और हिंदी में समान है, और 13 में तो 10 ये रहे, ठीक है। अब देखो कुकर्म, ठीक है, कुकर्म और कुशलता दोनों में कु उपसर्ग लग रहा है, लेकिन कुकर्म में कु उपसर्ग गलत अर्थ को दर्शा रहा है कि गलत कर्म, जबकि कुशलता में कु उपसर्ग अच्छी और निपुणता को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि हिंदी के जो उपसर्ग है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भी प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उर्दू और फारसी के कितने हैं, 19 है। अंग्रेजी के उपसर्ग, इनकी कोई संख्या नहीं है, कितने भी हो सके। अंग्रेजी के तो काफ़ी हैं, जब अंग्रेज आए तो यहाँ अंग्रेजी दे के गए और दे के क्या गए। में शब्दांश प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे हम। में शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करे या फिर अर्थ में विशेषता ले आए। प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे, अंत में जुड़ेंगे। तो प्रत्यय क्या कर रहे, अंत में जुड़ रहे। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, प्रति जमा अय, ठीक है। संधि विच्छेद जब हम इसका करेंगे तो प्रति जमा अय। अब प्रति का अर्थ है साथ में या, और साथ में पर बाद में, और अय यानी चलने वाला। तो अर्थात साथ में या बाद में, साथ में पर बाद में चलने वाला, अर्थात बाद में जुड़ने वाला, ठीक है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का लगभग लगभग होता है, ठीक है। किसी एक आध प्रत्यय का हो सकता है, बाकी सभी का कोई नहीं होता, अधिकतर का नहीं होता, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि ई भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, इक भी उपसर्ग है, वो सॉरी उपसर्ग कह रहा, ई भी प्रत्यय है, आ भी प्रत्यय है, इक भी प्रत्यय है, आई भी प्रत्यय है, तो इनका तो कोई अर्थ है नहीं, तो इसलिए प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। देखो कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय में है जो मूल धातु के, यानी अर्थात जो मूल शब्द है ना, मूल शब्द, कोई क्रिया मूल रूप में जब विद्यमान होगी, जैसे मिठाई से पहले क्या था, मीठा था, ठीक है। चलना से पहले क्या था, चल था, ठीक है। चल से चलना बना, तो मूल धातु क्या होगी, चल होगी। तो इसमें जुड़ के कोई प्रत्यय जब मूल धातु में जुड़ के एक नए शब्द का निर्माण करेगा तो वो कृत प्रत्यय होगा, और इनसे जो शब्द बनेंगे वो कृदंत कहलावेंगे। अब देखो जैसे एक उदाहरण लिखा है मैंने यहाँ, लेख, लेख क्या था, मूल शब्द था, हमने इसमें अक जोड़ के विशेषण बना दिया और कहीं कहीं संज्ञा भी बना दिया, तो क्या हो गया, लेखक हो गया, ठीक है। उसकी विशेषता भी बता दी और उसे संज्ञा के रूप में उसे नाम दे दिया लेखक का, तो ये क्या है, ये कृदंत शब्द है। अब जैसे चढ़, चढ़ मूल शब्द था, ना जोड़ा चढ़ना हो गया। पढ़ में पढ़ाई जोड़ दिया, टिक में आऊ जोड़ दिया, टिकाऊ बना दिया, पिक में बिकाऊ बना दिया। अब तदित प्रत्यय क्या है, तदित प्रत्यय है
जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय। ठीक है, मतलब अब देखो क्रिया जो शब्द के भेद हैं, ठीक है, उनसे सॉरी, जो शब्द के भेद है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय क्रिया, जिनसे हमें शब्द की पहचान है कि ये किस प्रकार का शब्द है, उसमें क्रिया तो रहेगी कृत प्रत्यय में और बाकी सब आगे तद्धित में। तद्धित में क्या क्या आया? संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय। इनमें यदि कोई शब्द जुड़कर, कोई प्रत्यय जुड़कर नया शब्द बनावे तो उन शब्दों को तद्धितांत शब्द कहें। ठीक है, तद्धित प्रत्यय जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में कोई शब्द जुड़ता है बाद में और एक नए शब्द का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे? तद्धितांत शब्द कहेंगे। कृत प्रत्यय से बने हुए क्या थे? कृदंत थे। तद्धित प्रत्यय से तद्धितांत शब्द थे। ठीक है, जैसे मोटा, मोटापा। मोटा क्या था? विशेषण था। किसी की विशेषता ही तो बतावे, किसी के गुण को बताना विशेषता है, विशेषण है उसका वो। तो मोटा, मोटापा हो गया। अब लखनऊ में ई जोड़ा, उसे लखनवी बना दिया, ये भी विशेषण बना दिया। लखनऊ क्या थी? संज्ञा थी। अंगूठा, अंगूठा में ई जोड़ कर अंगूठी बना दिया। फुर्तीला, हरियाली, ममेरा, बुढ़ापा, ये सब तद्धित प्रत्यय बन चुके। ठीक है, आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है आज की। और अब आप डेली एक क्लास हिंदी की डेली ये साथ के साथ ही ले लिया करो, क्योंकि आपको फिर धीरे धीरे सिलेबस आपका कंप्लीट होता चला जाएगा और बाद में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, जो यहाँ पढ़ो वो एक बार किताब में भी रिवाइज जरूर कर लिया करो, उससे क्या है और पक्का होता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारी फाइट 3 गुनी हो चुकी। 3 गुनी क्यों हो जाएगी भाई? जिन बच्चों की प्रैक्टिस छूटी हुई थी और वो अचानक से 40 दिन में पेपर में बैठे, एक तो में बच्चे, दूसरे जो पहले नए नए तैयारी में लगे थे वो फाइट से बाहर थे, अब उन्हें भी 6 से 7 महीने 8 महीने जितने दिन भी पेपर होगा, जितने दिन में उतने दिन उन्हें भी मिल गए तैयारी करने के। तो हो सकता है कोई कोई बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का भी होगा, आईक्यू लेवल बहुत अपर होगा, तो वो भी फाइट में आ जाएगा। तीसरा, आप खुद, यानी आप जैसे खुद बच्चे जो पहले से ही तैयारी में थे, तो फाइट 3 गुनी होगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा पढ़ें, तभी आपका सिलेक्शन और मजबूती के साथ होगा। ये सोच कर चलना कि इसी बार सिलेक्शन होना है, अगली बार के लिए सोचोगे तो भटक जाओगे। दूसरा, पेपर जो आपको देने वो सीरियल वाइज देना, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। ऐसा ना हो कि इसकी भी तैयारी उसकी भी तैयारी और आप कुछ भी ना कर पाओ। पहले धीरे धीरे सिलेबस ख़त्म करते चले जाओ, क्योंकि अभी इससे नए नए आए आप यूपी पुलिस के सिलेबस से, तो ये सिलेबस सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और जितनी भी भर्तियाँ आ रही, जैसे आरपीएफ की भर्ती आ गई, जैसे रेलवे की भर्ती अब चालू हो जाएंगी, और भी एग्ज़ाम हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम निकलेंगे वो उनका फिर थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उनके सिलेबस में सब्जेक्ट बचेंगे, जो टॉपिक बचेंगे वो टॉपिक आप पढ़ते हुए चलेंगे। इसी प्रकार से एग्ज़ाम क्लियर होता है। सभी की कोड़ी भरोगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए पहले इसे रिवाइज कर लो और उसके बाद में जब इसका पेपर पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं होगा तो जब उसके पेपर की डेट आ जाएगी तो आप लोग 2 महीने पहले या 1 महीने पहले या 3 महीने पहले, जिसका भी जैसा भी ब्योत होगा, उसी हिसाब से उसके टॉपिक में, सॉरी उसके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए एक्स्ट्रा होंगे वो आप सिलेबस कंपेयर करके उसे पढ़ लेंगे। वहाँ से आपका उसका एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैथ, रीजनिंग और जीएस आप इसमें पढ़ ही रहे, इसमें आप सिर्फ हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ रहे, और वहाँ रेलवे के सिलेबस में फिजिक्स
फिजिक्स के न्यूमेरिकल और साइंस, ये एक्स्ट्रा है। बाकी थोड़ा सा मेंसुरेशन और क्षेत्रफल की एडवांस मैथ, बस यही तो एक्स्ट्रा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। लोको पायलट वालों के बच्चे के लिए साइको बाद में होगा। तो कहाँ सिलेबस मार खा रहा, जैसे जैसे एग्जाम आ जाएगा उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बढ़ाते चले जाएंगे और बदलते चले जाएंगे। अभी आप फोकस करो मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी पर, क्योंकि इसी बीच में आपका ये कांस्टेबल का पेपर हो सकता है कि जुलाई में ले लिया जा, सावन से पहले ही, और नहीं तो सावन के बाद तो पक्का है ही। तो ध्यान प्रॉपर बना करके रखो, बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी चले, अपने सिलेबस और अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग करते हुए चले। ठीक है, जय हिंद। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।